अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मेंबरान, इस यूट्यूब चैनल के जो खैर खा, इस यूट्यूब चैनल को जो सुनने वाले हैं वो, और जो मेरे दोस्त अहबाब अभी नया इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स, आपका मोहब्बत भरा रिश्ता मेरे साथ, जो रिस्पेक्ट का जो आप वैल्यू करते हैं इस चैनल को, जो आप रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, जो आप इस कमेंट सेक्शन में प्रेस करते हैं, वो मेरे लिए बड़ी ही कह सकते हैं कि बड़ी ही खुशाइन बात होती है। ये सारी जो एफर्ट होती है वो आप सब के लिए है। इसमें हमें कोई इस चीज़ से कुछ मिलता नहीं है, ना ही हमने कुछ करना है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हमारा ये बिज़नेस है रियल एस्टेट का, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो हम अपनी राय और अपना एक माइंडसेट और थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। वो करना भी चाहिए, हमारा ये बिज़नेस है और इस बिज़नेस में हमारे रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी क्वेरीज होंगी वो एड्रेस करना मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है। लेकिन आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने दिया इस चैनल को, और आपने इसको सब्सक्राइब किया। और आप में से काफ़ी सारे मेरे दोस्त कॉल्स करके यही कहते हैं कि अहमद भाई, हम आपका चैनल रेगुलर देखते हैं और जो आप इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं वो बड़ी फ्रूटफुल होती है। आज की जो वीलॉग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आज की वीलॉग के अंदर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इससे पहले वाले किसी वीलॉग में मैंने नहीं दी। हम में से जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इन्वेस्टर्स भी हैं, रियल एस्टेट का काम भी करते हैं, रियल एस्टेट की सर्विसेज भी देते हैं, और रियल एस्टेट प्लॉट बुकिंग से लेके आफ्टर सर्विसेज और प्लॉट की अलॉटमेंट तक हम आपके साथ हैं। हमारा एक दिन का काम नहीं होता, एक दिन प्लॉट बेच दी उसके बाद फ्री होके बैठ गए, वो काम नहीं होता। अभी जो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कि जी, वाई इस्लामाबाद मार्केट इज डिक्लाइनिंग। इस्लामाबाद में रियल एस्टेट मार्केट क्यों डिक्लाइन कर रही है और क्यों हर प्रोजेक्ट मसलसल माइनस में चलता चला जा रहा है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, काफ़ी सारी वर्किंग की है, और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। मेरे पास काफ़ी सारे दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं पिछले 2 ढाई 3 महीने से कि अहमद भाई, कोई भी चीज़ प्रॉफिट में नहीं जा रही, आप तो कहते थे ये चीज़ प्रॉफिट में जाएगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ प्रॉफिट में नहीं गई, क्या वजह बनी है। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ वन बाय वन चीज़ें शेयर करूंगा कि किस बेस की बिना पे हमारी, आपकी, सबकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में नहीं जाती। उसकी जो मेन रीज़न है, नंबर वन पे मैं उसको कंसिडर करूंगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जिस टाइम आज से 1 साल पहले या 6 8 महीने पहले मैंने आप मेम्बरान की, दोस्तों की, भाइयों की इन्वेस्टमेंट करवाई थी, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी। पीटीआई की गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी सारी, वो क्या कहते हैं, काफ़ी सारी सपोर्ट दी हुई थी, काफ़ी सारी उसमें जो है वो एग्जेम्पशंस दी हुई थी टैक्स के ऊपर, या उसके साथ जो रिलेटेड इंडस्ट्री थी उसको काफ़ी सारी छूट दी हुई थी। और इसके साथ साथ ही पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत उन्होंने 1 करोड़ घर बनाने का बोला हुआ था, एक कमिटमेंट की हुई थी। उस कमिटमेंट के तहत वो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के अंदर इस कंस्ट्रक्शन को, इस हाउसिंग स्कीम को जो है ना सक्सेसफुल बनाने के लिए वो प्लॉट्स भी ले लेते। जैसे अभी किंगडम वैली है, उसके अंदर पता नहीं, मैंने सुना है 500 के 400 प्लॉट जो है ना वो उन डिजर्विंग पीपल को दिया गया है जिन लोगों ने वहाँ पे घर बनाना था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत। इसके अलावा खैबर सिटी में दिया है, और भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर खान साहब की गवर्नमेंट में वो सारी चीज़ें वो होती रही हैं। उसकी वजह से हुआ क्या है कि जी, मार्केट के अंदर रोटेशन चलती रही है पैसे की। उस रोटेशन की वजह से मार्केट स्टेबल भी रही है और मार्केट में प्रॉफिट और चीज़ें ऊपर की तरफ गई हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरे नंबर पे, इसी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत खान साहब की गवर्नमेंट में बैंक्स को कहा गया था कि आप फाइनेंस करें और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर पैसे लें लोगों से, और
इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे लेने के बाद आप हैंड ओवर करें पोजेशन घर की, तो लोग साथ में उसमें रहेंगे और साथ साथ उसकी किस्तें देते रहेंगे। उससे ये हुआ कि बैंक्स ने पैसा मार्केट में डाला और बैंक की फाइनेंसिंग की वजह से लोगों ने, मेरे सामने काफ़ी सारे लोगों ने न्यू सिटी फेज 2 में बने बनाए घर लिए और सारा पैसा बैंक ने फाइनेंस किया है और वो बस अपनी जॉब में से कुछ कुछ पैसे जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे देते रहे हैं। तो उनका घर मिल गया, बैंक ने फाइनेंस कर दिया, तो एक तरह से मार्केट के अंदर पैसा आता चला गया और चीज़ें स्टेबल रही हैं, प्रॉफिट पे गई हैं और लेवल रही हैं। ठीक है, एक ये फैक्टर है। नंबर 3, इसी पीटीआई की गवर्नमेंट ने अखुवत को कुछ पेमेंट की हुई थी। अखुवत भी फाइनेंसिंग कर रहा था जिन लोगों ने छोटा कर्जा लेना होता था 8 या 10 लाख या 12 या 15 लाख रुपए तक विदाउट इंटरेस्ट, तो उन लोगों को जो है वो अखुवत की तरफ से भी पैसे मिल रहे थे कंस्ट्रक्शन के लिए। जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं, अपना घर के अपने घर के लिए जो है एफर्ट पुट करना चाह रहे थे, तो उन सब को भी इधर से फाइनेंसिंग हो रही थी। इस वजह से भी ज़ाहिर है जब फाइनेंसिंग होगी तो प्लॉट भी लोग खरीदेंगे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, तो मार्केट में बूम था। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट है इस वीडियो का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी आपकी इन्वेस्टमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स में हमने किए, मैं उन प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं लेता, किसी का भी नाम लेना या पिन पॉइंट करना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूँ, सारे बिल्डर्स का यही हाल है। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की हुई है। ऑलमोस्ट 99% बिल्डर्स सारे एक ही तरह से सोच रहे होते हैं और एक ही माइंडसेट को लेकर चल रहे होते हैं। इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें लॉजिक के साथ बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई बिल्डर्स की थॉट्स क्या हैं और हमारी एक मिडिल क्लास या एक जो रियल एस्टेट तबका है उसकी थिंकिंग क्या है, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी थॉट क्या है। देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी नए प्रोजेक्ट आए हैं पिछले 1 साल में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हर एक प्रोजेक्ट ने इतनी ज़्यादा सेलिंग की है कि आपकी सोच होगी। कोई एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं था जिसने लिमिटेड फाइल्स बेची हूँ या लिमिटेड प्रोडक्ट मार्केट में उतारा हो या थोड़ी सी चीज़ें बेच के दोबारा से मार्केट को रिटेन करके कुछ लोगों को प्रॉफिट दिया हो फिर थोड़ी सी बेची हूँ। ऐसा कोई भी बंदा नहीं था। हर एक प्रोजेक्ट ने ओवर सेलिंग की है। भले किसी के पास एनओसी था, भले किसी के पास एनओसी नहीं था। ठीक है, इस चक्कर में नहीं पड़ते कि किसी के पास लैंड कितनी है या किसी के पास एनओसी था या नहीं था। जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर। मकसद बात करने का ये है कि एनओसी होने के बावजूद, लैंड होने के बावजूद, आप मार्केट में रिक्वायरमेंट 5,000 फाइलों की है, आप वहां पे 40,000 फाइल सेल कर दोगे तो मार्केट तो ओवर सैचुरेटेड होगी ना, वो पैसा तो वहां से निकलेगा ही नहीं। जब पैसा वहां से निकलेगा नहीं, पैसा रोटेट नहीं होगा, तो फायदा किसको? किसी को भी फायदा नहीं होना। किसी इन्वेस्टर को पिछले 1 साल, सवा साल, 1.5 साल में फायदा इस वजह से नहीं हुआ, हर एक बिल्डर ने एक पूरी प्लानिंग के साथ पूरी मार्केट से पैसा इकट्ठा किया है और टिका के प्रॉफिट जनरेट किया है। सारी मार्केट से पैसा इकट्ठा करके अपने बैंक्स में रखा है, मुनाफा जो है वो साइड पे किया है। आपका, मेरा, सारी कम्युनिटी का, मिडिल क्लास का, ये जितने भी इन्वेस्टर हैं, सारा प्रॉफिट लेके अपने खाते में डाल दिया। आपको मेरी बात की समझ आई कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबका जो प्रॉफिट है वो उठा के बिल्डर ने वो प्रॉफिट अपने खाते में डाल लिया। मार्केट में अगर एक प्रोजेक्ट आता है, उसकी हाइप होती है, उसकी डिमांड होती है, तो उस डिमांड के तहत आपको चीज़ बेचनी है ना। मतलब फर्ज करो 5,000 फाइल्स की डिमांड है उस प्रोजेक्ट की, बहुत हुआ तो 6,000 बेच दे या 7,000 बेच दे। जब 5,000 की डिमांड है तो आप मार्केट से 35,000 या 30,000 या 40,000 फाइल बेच के पैसे इकट्ठे कर लेंगे, तो जो ऊपर वाली 35,000 फाइल है वो तो मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाएगी। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। आपकी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करोगे, मार्केट में शॉर्टेज होगी थोड़ी बहुत और बीच में जेन्युइन बायर्स आएंगे, वो वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट खरीदेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मेंबर्स अपने नाम पे प्लॉट करवाएंगे, तो और ज़्यादा बीच में से प्लॉट निकल जाएंगे, तो पीछे जो इन्वेस्टर के पास बचेंगे वो 1,000, 1,500 या 2,000 प्लॉट बचेंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट चला जाता है।
ठीक है, मार्केट में डिमांड है 5,000 की और आप 35,000, चलो बीच में कस्टमर भी आ गया, कोई मेंबर्स जिन्होंने अपने नाम पे प्लॉट करवाना है, वो कुल मिला के 10,000 प्लॉट की डिमांड, पीछे 25,000 प्लॉट तो फिर भी बच गया। उस 25,000 प्लॉट ने मार्केट ने ओवर सप्लाई कर दी। और नंबर 3, इसमें एक और चीज़ ऐड हुई है कि पूरे पाकिस्तान, क्या पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका, यूनाइटेड अरब यूएई, जितने भी पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि जी हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है और उधर से हमने प्रॉफिट कमाना है। और हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट है कि जी कहीं पे भी हम प्लॉट लेंगे तो वो पड़ा रहेगा, बाद में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो भाइयों, इस सारी चीज़ को बिल्डर्स ने कैप्चर किया, उसकी पेपर वर्क की, रीड आउट किया कि आपका टारगेट है प्रॉपर्टी परचेज करना, उन्होंने आपको जाके प्रॉपर्टी बेची। कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसने जाके आपके ओवरसीज पाकिस्तानी को टारगेट ना किया हो, उनको जाके प्लॉट ना बेचे हों। हर जगह पे इनके नुमाइंदे पहुंचे हैं, हर जगह पे इन्होंने मार्केटिंग की है, सोशल मीडिया पे, आगे पीछे सारी जगहों पे, और टारगेट ही ओवरसीज को किया है कि भाई ये परचेज कर लेंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं, उन्होंने धड़ाधड़ परचेजिंग की भी है। अब उनका मैसेज आता है यार हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मेरे भाइयों, सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, सारे के सारे बिल्डर्स ने आपको, मुझे, सारों को पूरे पाकिस्तान में प्लॉट बेच के अपने बैंक अकाउंट्स भर लिए हैं और वो प्रॉफिट लेकर बैठे हुए हैं। अब अगर वो प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, उसके साथ साथ हमें वेट भी करना होगा, और मार्केट में उस प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट की हाइप क्रिएट होती है, तब ही हमें उससे प्रॉफिट या रिटर्न होने का चांस है, अदरवाइज नहीं। नंबर 3, एक और भी रीज़न है जो आपके साथ मैं अभी शेयर करना चाह रहा हूँ, कि पहले होते थे गिने हुए 2 या 3 प्रोजेक्ट, या 2 या 3 बिल्डर होते थे, तो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी प्रॉपर्टी की, ओवरसीज से पैसे आ रहे होते थे, इधर से भी काफ़ी सारे लोग, लैंड एडजस्टमेंट, ये वो सारी चीज़ें, तो घूम फिर के 2 या 3 प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लोग पैसे लगाते थे। तो वहाँ पे चूँकि 70,000 बंदा या 1 लाख बंदा परचेज करने वाला है और मार्केट में 20 या 25,000 सेल होने के लिए प्लॉट आता था, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चला जाता था, तो उसकी वजह से प्रॉफिट जनरेट होता था। अब आप देखेंगे हर 1.5 किलोमीटर के ऊपर एक नई सोसाइटी लॉन्च हुई हुई है और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। उस प्रोजेक्ट को ना एनओसी मिलता है, ना कुछ मिलता है, लेकिन सारे फाइलें बेच रहे हैं, हर एक प्रोजेक्ट फाइलें बेच रहा है। इस 1 साल के अंदर मैंने अपनी आंखों के सामने तकरीबन 50 से 60 नए प्रोजेक्ट देखे हैं जो पिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में बने हैं। तो जब हर हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट आएगा तो मुझे बताएं प्रॉफिट किसको मिलना है? किसी को भी नहीं मिलना। तो ये 3-4 रीजंस थी, 5 रीजंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो पिंडी इस्लामाबाद में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा और मार्केट मसलसल डिक्लाइन क्यों कर रही है। मुझे पिंडी इस्लामाबाद का पता है, लाहौर का, कराची का नहीं पता, क्योंकि ना मैं लाहौर में वर्किंग करता हूँ ना कराची में करता हूँ। यहाँ का मैं आपको बता सकता हूँ, उसकी इसकी डिक्लाइन की, प्रॉफिट की डिक्लाइन की या फाइलों के माइनस में जाने की मेन रीज़न यही है, और कोई रीज़न नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल एक गवर्नमेंट आए अगले 5-6 महीने में। अगर स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है और उनकी पॉलिसी होती है थोड़ी बहुत इस सेक्टर को प्रमोट करने की, या इसके अंदर कुछ जैसे खान साहब ने पहले कुछ मतलब जो चीज़ें की थी, फाइनेंस इनपुट किया था नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत, उसी तरह को कोई एक पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी के तहत एक दफ़ा से मार्केट रिवाइव करेगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से बाहर से और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। जो लोग डरे हुए हैं अभी नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे, वो फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। तो ये एक साइकिल है, साइकिल जब ये कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें प्रॉफिट में जाएंगी। लेकिन इस प्रॉफिट में चीज़ें जाने के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसमें 1 साल लग जाना है। अगर हम कहें 2 या 3 महीने या 4 महीने के अंदर मार्केट रिटेन हो जाएगी या रिवाइव कर जाएगी, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती राय के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाने में 1 साल मज़ीद लगेगा, और वो साइकिल पूरा होगा। पहले गवर्नमेंट चेंज होगी, उसकी पॉलिसीज़ आएंगी, बजट बनेगा, बजट के बाद एक स्टेबिलिटी आएगी, फिर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, इन्वेस्टर के ट्रस्ट बिल्डअप होने के बाद
जो है पैसा बाहर से भी, पाकिस्तान से भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आएगा। जिन प्रोजेक्ट्स ने डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है वो थोड़ी सी डेवलपमेंट तेज़ करेंगे, डेवलपमेंट थोड़ी बेहतर होगी, लोगों को प्लॉट मिलेंगे, डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट्स को, तो लोग और ज़्यादा जो है ट्रस्ट लेके, इंटरेस्ट लेके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि उन्होंने, हर किसी ने घर बनाना है, प्लॉट खरीदेंगे, जेन्युइन बायर भी आएगा, तो तब चीज़ें प्रॉफिट में जाएंगी। तब तक मेरे भाइयों, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको लेकर रखो, होल्ड करो, माइनस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो मजबूरी है तो वो बेचें, अदरवाइज पैनिक नहीं होने की ज़रूरत। पूरी मार्केट का बुरा हाल है, किसी एक प्रोजेक्ट में भी प्रॉफिट नहीं है इस टाइम, ठीक है ना। ये नहीं है कि एक जगह पे होता था पहले कि भी एक प्रोजेक्ट अगर नीचे जा रहा है वहाँ से पैसे निकाल के हम दूसरे में लगा लेते थे, वहाँ से रिटर्न मिल जाता था, तो वो गैप पूरा हो जाता था। अब वो कहानी नहीं है, एक प्रोजेक्ट में आप पैसे निकालेंगे तो दूसरे में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है। मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।